पिंकी, ओ पिंकी, आई माँ। कहाँ थी तू? कितनी बार कहा है मेरी आंखों के सामने रहा कर। चल ये बर्तन जल्दी जल्दी अंदर रख दे, मैं तब तक बाकी का काम निपटा लेती हूँ। चल जल्दी कर। अब ठीक है माँ। ये है सुषमा और उसकी बेटी पिंकी। सुषमा के पति को गुजरे पूरे 3 साल बीत गए और तब से ही वो घर घर काम करके अपना और पिंकी का गुजारा चला रही थी। सुषमा के जीने का बस एक ही मकसद था कि वो पिंकी को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती थी। वो हर सुबह पहले पिंकी को स्कूल छोड़ती और फिर अपने काम के लिए निकल जाती। फिर पिंकी के स्कूल की छुट्टी के वक्त उसे अपने साथ लेकर ही घर लौटती थी। लेकिन जब भी पिंकी के स्कूल की छुट्टी होती तो वो उसे अपने साथ काम पर ले जाया करती थी। पिंकी भी अपनी माँ के काम में मदद करने की पूरी कोशिश करती थी, साथ ही खूब मन लगाकर पढ़ती भी थी। फिर एक दिन, माँ, ये पिज्जा क्या होता है? ये तूने कहाँ से सीखा? वो सफेद वाले बंगले में मैंने देखा था, वहां सारे बच्चे वही खा रहे थे। तुम काम कर रही थी, तब मैंने देखा था। अब देखने में तो रोटी जैसा ही था, लेकिन रोटी से थोड़ा मोटा था और उसके ऊपर बहुत कुछ सजा रखा था। अब वो मुझे भी खाना है माँ। अरे पिंकी, ये सब अमीर लोगों के चोचले हैं और सच बताऊं तो उसे खाना सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। चल, मैं घर चलकर तेरे लिए हलवा बना देती हूँ, तेरा मनपसंद, जो खाने में बढ़िया भी होगा और उसे खाकर मेरी पिंकी ताकतवर भी बनेगी, है ना? इस तरह सुषमा उस वक्त पिंकी को बहला लेती है और कुछ दिनों के लिए पिंकी भी पिज्जा के बारे में भूल जाती है। लेकिन फिर जब अगली बार पिंकी अपनी छुट्टी के दिन अपनी माँ के साथ दोबारा उसी घर में जाती है तो वहां फिर से वही सब देखती है जो उसने पिछली बार देखा था। उस घर के सारे बच्चे फिर से पिज्जा पार्टी कर रहे थे और उन्हें इस तरह पिज्जा खाते हुए देखकर पिंकी का मन फिर से ललचाने लगता है और वो मन ही मन सोचने लगती है, "हम्म, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। इन लोगों के तो कितने मजे हैं। काश मैं भी कभी ये पिज्जा खा पाती।" पिंकी ये सब सोच ही रही थी कि पिज्जा खा रहे बच्चों में से एक बच्चा उसे वहां खड़े हुए देख लेता है और उससे कहता है, ए, क्या देख रही है वहां से छुप छुप के? पिंकी की नजर अब भी पिज्जा पर ही थी। उसने उस बच्चे से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसे देखकर ही साफ पता लग रहा था कि उसका सामने रखा पिज्जा खाने का बहुत मन था। लगता है इसको भी पिज्जा खाना है। ओह, तो ये बात है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आजा इधर और ले ले एक पीस तू भी। उस बच्चे की बात सुनकर पिंकी का चेहरा खिल उठता है। वो फौरन पिज्जा के पीस की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो बच्चा उस पिज्जा के पीस को उठा लेता है और अपने साथी बच्चे की तरफ उछाल देता है। पिंकी उस पीस की तरफ दौड़ती है, लेकिन वो पीस को पकड़ नहीं पाती और वो पिज्जा का पीस जमीन पर गिर जाता है। अरे यार, सॉरी, कैच नहीं कर पाया। लगता है वाकई ये पीस इसकी किस्मत में है। जा उठा के खा ले। नन्ही पिंकी ये समझ ही नहीं पाती कि वो बच्चे असल में उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। वो बेचारी खुशी खुशी जमीन पर पड़े उस पिज्जा के टुकड़े की तरफ बढ़ती है कि तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, नहीं पिंकी, छोड़ उसे, इधर आ मेरे पास। माँ, लेकिन वो पिज्जा। पिंकी, मैंने कहा ना इधर आ, उसे नहीं खाना, वो जमीन पर गिर गया है, गंदा है वो। सुषमा के कहने पर पिंकी उस पिज्जा के टुकड़े को उठाती तो नहीं, लेकिन वहीं खड़ी होकर उसे ललचाई नजरों से देखने लगती है। ये देखकर सुषमा आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। घर आकर सुषमा बहुत रोती है। पिंकी के साथ आज जो हुआ उसे उसका बहुत दुख हो रहा था। वो अपना बटुआ खोलकर देखती है, उसमें कुछ पैसे थे जिन्हें देखकर वो मन ही मन सोचती है, इतने पैसों में एक छोटा पिज्जा तो आ ही जाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ एक बार की नहीं है। अगर पिज्जा का स्वाद पिंकी को पसंद आ गया तो वो बार बार खाने की जिद करेगी और फिर मैं कैसे उसे मना कर पाऊंगी। नहीं, मुझे कुछ और तरकीब निकालनी पड़ेगी। अम, क्या कर सकती हूँ? पिंकी की आवाज सुषमा के कानों में गूंजते हुए, देखने में तो रोटी जैसा ही था, लेकिन रोटी से थोड़ा मोटा था और उसके ऊपर बहुत कुछ सजा रखा था। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगली सुबह सुषमा पिंकी को स्कूल छोड़ती है और लेकिन काम पर जाने से पहले वो एक पिज्जा शॉप पर जाती है और दुकान के बाहर खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है। फिर बड़ी हिम्मत करके वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है जो उस पिज्जा शॉप के काउंटर पर खड़ी थी। सुनो बहन,
क्या तुम यही काम करती हो? हाँ, पर तुम्हें क्या काम है मुझसे? तुम यहाँ पर क्या काम करती हो? मैं लोगों के ऑर्डर लेती हूँ और फिर उनका बिल बनाकर उनसे पिज्जा के पैसे लेती हूँ और उन्हें उनका पिज्जा पकड़ा देती हूँ। ओह, तो यहाँ पर पिज्जा कौन बनाता है? अरे साफ साफ बोलो ना, तुम किसे ढूंढ रही हो? किससे मिलना है तुम्हें? सुषमा फिर उस लड़की को अपनी बेटी की पिज्जा को लेकर दीवानगी और अपनी तंगहाली के बारे में सब कुछ बताती है। उस लड़की को पिंकी के लिए बहुत बुरा लगता है। वो फौरन सुषमा को पिज्जा शॉप के अंदर लेकर जाती है और पिज्जा कैसे बनाया जाता है इस बारे में सब कुछ अच्छे से समझाती है। सुषमा बड़े ध्यान से सब कुछ देखती और समझती है और उस लड़की का शुक्रिया अदा करके वहां से बाहर आ जाती है। उस दिन सुषमा काम से छुट्टी लेकर घर वापस आ जाती है। उसे कुछ भी करके अपने हाथों से पिंकी के लिए पिज्जा बनाना था जो खाने में स्वादिष्ट भी हो और उसके बजट में भी फिट बैठता हो। बहुत दिमाग लगाने के बाद सुषमा पिज्जा बेस की जगह गेहूं की रोटी का इस्तेमाल करती है। सॉसेस की जगह घर पर बनाई हुई चटनी लगाती है और अपने घर के पीछे उगाई हुई ताजी सब्जियों को पकाकर उन्हें अपने देसी पिज्जा के ऊपर सजा देती है। इसके अलावा वो थोड़ा सा पनीर घिसकर भी पिज्जा के ऊपर डाल देती है। उसका बनाया पिज्जा देखने में बिल्कुल बाजार के रेडीमेड पिज्जा जैसा ही लग रहा था, लेकिन हकीकत में वो उससे काफी सस्ता था और सेहत के लिए नुकसानदायक भी नहीं था। अब सुषमा को बस पिंकी के स्कूल से आने का इंतजार था। सुन पिंकी, जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना, ठीक है ना? बस इधर आ। हाँ, बस पहुंच गए। अब आंखें खोल तो जरा। पिज्जा? माँ, ये पिज्जा मेरे लिए है? हाँ मेरी बच्ची, पूरा कप। ये पिज्जा देखकर पिंकी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बड़े ही चाव से फटाफट उस पिज्जा को खाने लगती है और उसे इस तरह खुशी से खाते हुए देखकर सुषमा को बहुत सुकून मिल रहा था। पिंकी तब तक नहीं रुकी जब तक वो पिज्जा पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया। और फिर, पिंकी ये तो बता कि तुझे ये पिज्जा कैसा लगा? बहुत ही टेस्टी था माँ। थैंक यू माँ, मेरे लिए पिज्जा लाने के लिए। मैं इसे कहीं से खरीद कर नहीं लाई, बल्कि मैंने तेरे लिए इसे घर पर ही बनाया था बेटा। क्या तुम सच कह रही हो माँ? ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो इसका मतलब मैं जब चाहूँ तो मेरे लिए ऐसा ही पिज्जा बना दोगी ना? हाँ बेटा, जब तू कहेगी मैं तुझे अपने हाथों से गरम गरम पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन अब तू भी मुझसे एक वादा कर, तू कभी भी जमीन पर गिरी हुई चीज नहीं उठाएगी और कभी किसी से कुछ नहीं मांगेगी। जो भी चाहिए अपनी माँ से कहना, ठीक है बेटा? हाँ माँ। इतना कहकर पिंकी अपनी माँ के गले से लग गई। अब पिंकी को जब भी पिज्जा खाने का मन होता, सुषमा घर पर ही उसके लिए उसका मनपसंद पिज्जा अपने तरीके से बना देती। अब सब बदल गया था। अब पिंकी को किसी को भी पिज्जा खाते देखकर बुरा नहीं लगता था। वो बच्चे उसे चिढ़ाने की कोशिश करते तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन जब सुषमा अपना काम कर रही थी तो उसने अपनी मालकिन को उदास बैठे हुए देखा। तब सुषमा ने जाकर उससे पूछा, क्या हुआ दीदी, कुछ परेशानी है क्या? क्या बताऊं सुषमा, इन बच्चों से तंग आ गई हूं मैं। पिज्जा के अलावा कुछ और खाना ही नहीं चाहते। ये जंक फूड खा खा कर सबने अपनी तबीयत बिगाड़ ली है। डॉक्टर ने बाहर का खाना देने से साफ मना किया है, लेकिन ये जिद किए बैठे हैं कि खाएंगे तो सिर्फ पिज्जा। अब तू ही बता सुषमा, मैं आखिर करूं तो क्या? परेशान मत हो दीदी, आप कहो तो मैं बच्चों के लिए घर पर पिज्जा बना दूं। घर पर पिज्जा? तुझे आता है क्या पिज्जा बनाना? हाँ दीदी, ये मेरी पिंकी भी कम है क्या? आपके बच्चों को पिज्जा खाते देखकर इसने भी जिद पकड़ ली थी। अब मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है दीदी, तो मैंने भी लगाया अपना दिमाग और घर पर ही बना दिया रोटी का पिज्जा। और मजे की बात तो यह है दीदी कि पिंकी को बड़ा पसंद आया, खूब मजे लेके खाती है। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया है, रोटी का पिज्जा जो बच्चों को नुकसान भी नहीं देगा। पर तुम उसके ऊपर क्या क्या डालती हो? बस घर पर बनी लाल टमाटर की खट्टी मीठी चटनी, उसके ऊपर खूब सारी ताजी सब्जियां और थोड़ा सा पनीर भी। अरे वाह सुषमा, तुझे नहीं पता, अगर ये तरीका मेरे बच्चों पर भी काम कर गया ना तो मेरी बहुत बड़ी मुसीबत दूर हो जाएगी। चल अब तू बाकी के काम छोड़ और सबसे पहले अपना रोटी पिज्जा ही बना दे। सुषमा झट से रसोई में जाकर बच्चों के लिए रोटी पिज्जा बनाने लगती है और फिर उसकी मालकिन उस पिज्जा को ले जाकर अपने बच्चों के सामने रख देती है। बच्चे उस पिज्जा को देखकर बिल्कुल भी फर्क नहीं कर पाते और उसे उठाकर खाने लगते हैं। खाते हुए भी उन्हें उस रोटी पिज्जा से कोई तकलीफ नहीं होती, उल्टा उन्हें तो उसका स्वाद बहुत पसंद आता है और ये देखकर उन बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाती है। सुषमा, मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तू इतना बड़ा कमाल भी कर सकती है। सच में तूने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। लेकिन यहाँ मेरे जैसी और भी कई माएं हैं जिनके बच्चे जंक फूड के दीवाने हैं
और अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर तुम चाहो तो तुम उन सब की भी मदद कर सकती हो, साथ ही साथ बढ़िया कमाई भी कर सकती हो। जी दीदी, मैं कुछ समझी नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि तुम क्यों ना अपने रोटी पिज्जा का स्टॉल शुरू करो। लेकिन दीदी, मेरे पास लागत लगाने के पैसे नहीं है और जगह भी तो नहीं है। अरे इस सब की चिंता तू मत कर, वो सब मैं देख लूंगी। तू तो बस हाँ बोल और लग जा काम पर। अब सबकी मुश्किलें हल होने वाली थी। सुषमा को एक नया रोजगार मिल गया था और कई माओं को अपने बच्चों की अच्छी सेहत, जो सुषमा की रोटी पिज्जा में छुपी हुई। एक गांव में करुणा नाम की एक वृद्ध विधवा औरत रहती थी। उसका पति राम प्रसाद एक रोड हादसे में मर गया था। करुणा का एक लड़का भी था जो कि शहर में जाकर बस गया था और उसने वहीं शादी भी कर ली थी। करुणा अपना गुजारा करने के लिए अपने पति की पुरानी मोमोज की दुकान चलाया करती थी। बेटा, अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं बची है, कब तक जिंदा रहूंगी नहीं पता। तू बस एक बार घर आ जा, तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। तेरे पिताजी के जाने के बाद तू ही तो एक सहारा है मेरा। माँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता। और बार बार आप फोन मत करा कीजिए। सुधीर फिर फोन काट देता है। करुणा उदास मन लिए टेलीफोन बूथ से बाहर आती है। क्या हुआ भाभी जी, क्या बोला सुधीर? बस यही बोल रहा है कि समय मिलेगा तो आ जाऊंगा। अगर बुरा ना मानो भाभी जी तो एक बात बोलूं, सुधीर अब शहर जाकर बदल गया है। आप उसकी राह देखना बंद कर दें। धनीराम जी, कोई माँ अपने बच्चे को कभी भूल नहीं सकती। आप बताओ कितने पैसे हुए? मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ भाभी जी? कोई बात नहीं, आप आराम से घर जाइए। नहीं धनीराम जी, आपके मुझ पर पहले से ही बहुत उपकार है। मैं पहले के पैसे आपके अभी तक नहीं दे पाई हूँ। पैसों का क्या है भाभी जी, जब हो आप तब दे देना। अभी आप आराम से घर जाइए। करुणा फिर वहां से घर आ जाती है और अपनी मोमोज की दुकान पर काम करने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर भी ले जाइए। आइए आइए। वो अपनी दुकान अकेले ही चलाती थी। बुढ़ापे की वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी वो रोज मोमोज की दुकान खोलती और काम करती। गिने चुने लोग ही उसकी दुकान पर आते थे। कभी कभी तो एक आदमी भी उसकी दुकान पर नहीं आता था। करुणा का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया था। करुणा बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वो हर रोज गणेश जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी और प्रार्थना किया करती थी। हे भगवान, इस अभागन पर दया दृष्टि डालो। जीवन बहुत कठिन हो गया है। लोगों से उधार लेकर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और अब वो मुझसे मिलने भी नहीं आता। मेरे पति के गुजर जाने के बाद उनकी दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। कोई काम करने वाला नहीं है और अब इस बूढ़ी से इतना काम भी नहीं हो पाता। हे प्रभु, दया करो। ये बोलकर करुणा वहां से चली जाती है। करुणा निराश मन के साथ दुकान पर बैठी होती है। तभी करुणा के पास दो जुड़वा बच्चे आते हैं। दोनों की उम्र 16 साल थी। वो आकर करुणा से कहते हैं, मैया, हम दोनों भाइयों के पास कोई घर नहीं है, क्या आप हमको अपने साथ रखेंगी? हम इसके बदले आपका सारा काम करेंगे। बेटा, मैं खुद परेशान हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकती हूँ? मैया, हम आपका सारा काम करेंगे, बस आप हमें अपने साथ रख लीजिए। ठीक है। करुणा को उन दोनों जुड़वा बच्चों पर दया आ जाती है और वो दोनों को अपने साथ रख लेती है। भगवान ने इस बार करुणा की पुकार सुन ली। वो दोनों भगवान के भेजे हुए दूत थे, जिनको भगवान ने करुणा की मदद के लिए करुणा के पास भेजा था। करुणा मोमोज का सामान बना रही होती है। माँ जी, ये काम आप हमें दे दीजिए, मोमोज हम बना लेंगे, आप जाकर आराम कीजिए। करुणा रसोई घर से बाहर आ जाती है। वो दोनों बच्चे उसके बाद गेट लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद गेट खुलता है। करुणा देखती है कि सारे मोमोज बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। करुणा ये देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। फिर करुणा उन दोनों बच्चों के साथ अपनी मोमोज की दुकान खोलती है और मोमोज बेचने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर भी ले जाइए। आइए आइए। आज करुणा के मोमोज में से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी कभी नहीं आई। पूरे बाजार के लोग मोमोज की खुशबू से आकर्षित होकर करुणा की दुकान पर आने लगे और देखते ही देखते करुणा की दुकान पर भीड़ लग जाती है। अरे एक प्लेट मोमोज देना, मुझे भी दे दो एक प्लेट। अरे वाह वाह वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। आहा हा हा, वाह 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 वाह। करुणा लोगों की ये सारी बातें सुनकर काफी खुश होती है। देखते ही देखते उसके सारे मोमोज बिक जाते हैं।
आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। अगर ऐसे ही मेरे मोमोज बिकने लगेंगे तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। दोनों बच्चे अब करुणा को कोई काम नहीं करने देते। दोनों मोमोज बनाते और करुणा के साथ उन्हें बेचने भी जाते। उन दोनों के बनाए मोमोज में ऐसा स्वाद था कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाता। एक रात की बात है, वो दोनों बच्चे रसोई घर का दरवाजा बंद करके मोमोज बना रहे थे। कमाल है, हर रोज ये दोनों रसोई घर बंद करके मोमोज क्यों बनाते हैं। आज देखती हूँ ये ऐसा करते क्या है। करुणा चुपके से जाकर खिड़की में से झांकती है। वो देखती है कि उन दोनों जुड़वा बच्चों के हाथ में से चमत्कारी शक्तियां निकलती हैं, जिससे मोमोज अपने आप बनते हैं। ये जादू देखकर करुणा दंग रह जाती है। वो तुरंत उन दोनों के पास जाती है। दरवाजा खोलो। जी माँ जी। तुम लोग कौन हो? क्या? मैंने सब देख लिया खिड़की में से, जल्दी बताओ। डरिए मत, हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो आपकी मदद करने आए हैं। हम भगवान के दूत हैं, हमें गणपति जी ने आपकी मदद के लिए भेजा है। क्या सच में गणपति भगवान ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है? हाँ माँ जी, आपकी परेशानी भगवान ने सुन ली और हमें आपकी मदद के लिए ही भेजा है। करुणा ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। अब इसके बाद दोनों फरिश्तों के जादू से करुणा के दिन अच्छे होने लगे। दोनों दूत रोज अपने जादू से मोमोज बनाते और करुणा उसे बेच आती। देखते ही देखते करुणा की दुकान चल पड़ी। लोग उसके मोमोज दूर दूर से खाने आते थे। ऐसा करते करते करुणा ने एक बड़ी मोमोज की दुकान खोल ली और धीरे धीरे उसने अपने सारे कर्ज भी चुका दिए। अब करुणा के पास धन की कोई कमी नहीं थी। ये बात करुणा के बेटे सुधीर तक भी पहुंच जाती है। इधर सुधीर की नौकरी भी जा चुकी थी, इसलिए एक दिन करुणा का बेटा सुधीर अपनी बीवी के साथ वापस आ जाता है। माँ प्रणाम, देखो मैं आ गया। अरे सुधीर बेटा, तू तू आ गया। तुझे देखने के लिए तो ये आंखें तरस गई थी। हाँ माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे आप माफ कर दो, मैं पागल हो गया था जो आपसे मिलने नहीं आ रहा था। मेरी मति मारी गई थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ये देख, ये तेरी बहू है मीरा। नमस्ते मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। बेटा, मैंने तुमको माफ तो तभी कर दिया जब तुम मेरी आंखों के आगे आए। आज भगवान ने मुझे सारी खुशियां दे दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो अब तुम घर। क्या हुआ? तिजोरी की चाबी मिली? हाँ ये रही। अब फटाफट इस बुढ़िया के सारे पैसे निकालो और चलो निकलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ चलो। मीरा और सुधीर चुपके से जाकर तिजोरी खोलते हैं और वो तिजोरी में से सारा पैसा निकालकर अपने बैग में भर लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वो गांव से बाहर निकल जाते हैं। तब वो थक कर एक जगह आराम करने के लिए बैठते हैं। इतना सारा पैसा मैंने पहली बार देखा है। अब जरा बैग खोलकर दिखाओ तो, इसे जी भर कर देख तो लूं मैं। सुधीर जैसे ही पैसों का बैग खोलता है वो देखता है कि उसमें बस राख है। दोनों फरिश्तों के जादू से वो सारे पैसे राख में बदल गए थे। वो दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं। वो दोनों राख को टटोल टटोल कर देखते हैं, पर पैसों का नामो निशान नहीं होता। अरे पैसे कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। हाँ, पैसे कहाँ गए समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर दोनों जुड़वा बच्चे आ जाते हैं और वो दोनों सुधीर और मीरा पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे मूर्खो, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तुम्हारे मन में जब कालिक भरी है तो उसमें भी कालिक ही होगी ना। कैसी संतान है तू, अपनी माँ को लूटना चाहता है। तेरी माँ ने तेरे लिए इतना सब किया, ये जो मिला है ना तेरे को, ये तेरे कर्मों का फल है। और बिना माँ के तेरा जीवन भी इस राख के जैसा है, किसी भी कीमत का नहीं। अभी भी समय है, सुधर जा और जाकर अपनी माँ से माफी मांग ले। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी, हम लोभ में अंधे हो गए थे। हम अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। फिर मीरा और सुधीर अपनी माँ के पास वापस चले जाते हैं और उसे सब सच बताकर माफी मांग लेते हैं। करुणा भी उनको माफ कर देती है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है। तुमने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरा बेटा, मेरी बहू, सब। इसकी कोई जरूरत नहीं है माता, हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ भगवान ने कराया है। अब आपका जीवन अच्छा हो गया है, तो अब हमारा भी यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब आप हमें जाने की अनुमति दें। ये बोलकर दोनों वहां से चले जाते हैं। अब करुणा का जीवन बहुत खुशहाल हो गया था। अब उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी मोमोज की दुकान भी अच्छी चल रही थी। अब वो अपने बेटे और बहू के साथ अपना बाकी का जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है।